हेलो गाइस, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाजी मस्तान कौन था। उस वक्त हमने आपको ये भी बताया था कि करीम लाला हाजी मस्तान का प्रतिद्वंद्वी था। वो एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं थे, लेकिन राइवल जरूर थे। उस समय अराउंड 40s और 50s के समय मुंबई 3 हिस्सों में बटी थी, जहाँ एक हिस्से पर हाजी मस्तान काम करता था और दूसरे पर करीम लाला का राज था। वही तीसरे हिस्से पर वरदराजन अपना काम ऑपरेट करता था। मैं आपको वरदराजन के बारे में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं करीम लाला के बारे में। मुंबई, जिसे कि हम सपनों का शहर कहते हैं, उस समय पूरी मुंबई करीम लाला से डरती थी। करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला ऐसा क्रिमिनल था जिसने मुंबई पर एक तरफा राज किया। करीम लाला को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने ये भी कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने अक्सर मुंबई आया करती थी। ये भी कहा जाता है कि करीम लाला ही वो आदमी था जिसने दाऊद इब्राहिम को पीटा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो आदमी दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक अपराधी को पीट सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लोगों का मानना है कि करीम लाला ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था। हालांकि हाजी मस्तान को मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। भले ही हाजी मस्तान मुंबई का पहला डॉन हो, लेकिन करीम लाला के पास उससे ज्यादा पावर थी। यहाँ तक कि खुद हाजी मस्तान भी कह चुका है कि अगर देश का कोई पहला डॉन था तो वो करीम लाला था। तो आज के इस वीडियो में आप सब यही जानोगे कि करीम लाला कौन था, वो क्या क्या करता था और कैसे उसने 40 सालों तक मुंबई पर एक तरफा राज किया। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। करीम लाला असल में हिंदुस्तानी नहीं था, वो अफगानी था। करीम लाला का जन्म साल 1911 में अफगानिस्तान में हुआ था। उसका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। ऐसा कहा जाता है कि करीम लाला अफगानिस्तान के एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। करीब 21 साल की उम्र में अब्दुल करीम शेर खान पेशावर पहुंचा। उस वक्त हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। पेशावर से होते हुए करीम लाला मुंबई पहुंचा। मुंबई आने के बाद सबसे पहले करीम लाला ने धीरे धीरे अपना बिजनेस चलाना शुरू किया। हालांकि उसका असली बिजनेस जुए का अड्डा था। अड्डा चलाते चलाते उसके पास थोड़े पैसे आए, जिससे उसने और भी कई जगह पर और जुए के अड्डे खोले। उस समय मुंबई में कोई गैंग, डॉन, ये सारी चीजें नहीं थी। छोटी मोटी गुंडागर्दी तो हर जगह होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग वॉर या डॉन उस समय मुंबई में नहीं था। तो करीम शेर खान ने जुए के अड्डे शुरू कर कई सारे पैसे बनाए। पैसे आने के बाद उसने लोगों को ब्याज पे पैसे देना शुरू किया। ब्याज पे पैसे देने के कारण करीम शेर खान का नाम करीम लाला पड़ा, क्योंकि लाला जी पैसे देते हैं। इसके बाद करीम लाला ने शराब के अड्डे खोलना शुरू किए। तो ये सारी चीजें चलती गई। करीम लाला का एक उसूल था कि दुश्मन को भी दोस्त बना लो। इसी तरह से उसने पुलिस वालों को भी अपना दोस्त बना लिया। मतलब एक तरह से कहे तो उसने पुलिस वालों को हिस्सा देना शुरू किया। और उस वक्त वो रेड लाइट एरिया में भी घुसा। उसने लड़कियों के, औरतों के धंधे करना शुरू किया। वो यहाँ से गल्फ कंट्री सऊदी अरब में लड़कियों को बेचा करता था। उसकी गंगूबाई काठियावाड़ी से भी अच्छी दोस्ती थी। वो गंगूबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानता था। खैर, गंगूबाई के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब काम करते करते 40s का दौर आ गया और उस वक्त हीरे, जवाहरात और सोने की तस्करी मुंबई में शुरू हो गई। इससे करीम लाला को बहुत सारे पैसे मिलना शुरू हो गए और इन पैसों के साथ उसका कद भी बढ़ना शुरू हो गया। और ये सब करते करते उसने अपनी एक गैंग बना ली और उस गैंग का नाम रखा पठानी गैंग, क्योंकि वो खुद भी एक पठान था। पठानी गैंग मतलब करीम लाला की गैंग। 1940 का साल आते आते करीम लाला मुंबई का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और उसके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं थी। लेकिन उसी समय तस्करी में एक नया नाम सामने आया, वो था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने जब स्मगलिंग शुरू की थी, तब उसे भी पता था कि करीम लाला की गैंग ही पूरी मुंबई की तस्करी को ऑपरेट करती है। तो करीम लाला के खिलाफ जाकर तस्करी करना हाजी मस्तान के लिए मुश्किल था। तो फिर हाजी मस्तान और करीम लाला ने मिलकर तय किया कि पार्टनरशिप में स्मगलिंग करेंगे। फिर करीम लाला और हाजी मस्तान में दोस्ती हुई और कई समझौते भी हुए कि दोनों गैंग एक दूसरे की तस्करी में मदद करेगी और जो भी कमीशन होगा वो आपस में बांट लिया जाएगा। फिर धीरे धीरे हाजी मस्तान और करीम लाला में दोस्ती भी होने लगी। सब कुछ सही चल रहा था। उसी समय मुंबई के दो हिस्से हो गए थे, जिसमें एक तरफ हाजी मस्तान काम कर रहा था, वही दूसरी तरफ करीम लाला था। इसी दौरान एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है, वरदराजन। वरदराजन ने जब अपना काम शुरू किया था तो उसे पता था कि वो ये काम लाइक स्मगलिंग, शराब के अड्डे खोलना और भी कई सारे काम वो अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसकी दुश्मनी हाजी मस्तान और करीम लाला से हो सकती थी। इसलिए वरदराजन ने भी
हाजी मस्तान और करीम लाला से हाथ मिला लिया और फिर मुंबई के 3 हिस्से हो गए, जहाँ तीसरे हिस्से पर वरदराजन अपना काम ऑपरेट करता था। तीनों अपना धंधा बिना खून खराबे के चलाने लगे। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि पूरी मुंबई में करीम लाला का राज चलता था। वो बकायदा अपने घर में दरबार लगाता था, जहाँ सभी लोग आते थे अपनी परेशानियां लेकर, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी हो। कभी कभी पुलिस, यहाँ तक कि कई सारे जज भी वहाँ पहुँच जाते थे। कोई झगड़ा हो या बाकी की चीजें हो, करीम लाला सबकी मांडवली कराता था। ऐसा कई बार हुआ है कि जो फैसला करीम लाला ने किया वो सरकारी अफसरों तक को मानना पड़ा। करीम लाला के कई सारे धंधे बड़ी अच्छी तरह से चल रहे थे। हाजी मस्तान की ही तरह करीम लाला की भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी पहचान थी। ऐसे कई सारे स्टार्स थे जिनकी मदद करीम लाला ने की थी। एक बार इंदिरा गांधी करीम लाला से मिली थी, साल 1973 में शायद। उस साल पद्म भूषण के लिए एक कलाकार को दिल्ली बुलाया गया था। उनका नाम था हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था, इसके लिए उन्हें पद्म भूषण देने का फैसला सरकार ने किया। तो ये खबर मुंबई पहुंची। वो थोड़े बुजुर्ग थे लेकिन फिर भी मुंबई आए। उस समय ये खबर करीम लाला तक भी पहुंची। करीम लाला 1973 में अपनी फुल पावर में था और उसकी बात मुंबई में हर कोई मानता था। तो करीम लाला को जब हरिंद्र नाथ जी के बारे में पता चला कि वो दिल्ली जा रहे हैं पद्म भूषण लेने, तो करीम लाला ने हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी से मुलाकात की और कहा कि वो राष्ट्रपति भवन देखना चाहता है। उसने वो देखा नहीं है कि वो अंदर से कैसा है, क्या है। तो करीम लाला को लगा ये एक अच्छा मौका है राष्ट्रपति भवन देखने का, क्योंकि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और जो भी बाकी के सरकारी अवार्ड होते हैं वो राष्ट्रपति भवन में ही दिए जाते हैं। इससे करीम लाला को लगा कि उसकी राष्ट्रपति भवन देखने की इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली है। तो उसने हरिंद्र नाथ जी से पूछा कि मैं आपके साथ दिल्ली आना चाहूंगा पुरस्कार समारोह में। तो हरिंद्र नाथ जी करीम लाला को मना नहीं कर पाए, क्योंकि एक डॉन सामने से आकर उनसे पूछ रहा था। उनके मन में ये भी था कि एक डॉन को लेकर राष्ट्रपति भवन जाना है, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन वो करीम लाला को भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता था कि करीम लाला बुरा मान जाए। तो हरिंद्र नाथ जी करीम लाला को साथ लेके जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद करीम लाला हरिंद्र नाथ जी के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और जिस दिन ये समारोह था उस दिन समय पर वो दोनों राष्ट्रपति भवन पर पहुंच जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में ये समारोह था। आमतौर पर जो भी सरकारी पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति ही देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, साथ ही और भी कई सारे मंत्री भी वहाँ उपस्थित होते हैं। तो करीम लाला अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका था। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पुरस्कार समारोह में इंदिरा गांधी जी भी मौजूद थी। वहाँ पर हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी को पद्म भूषण मिला और समारोह खत्म हुआ। इसी दौरान इंदिरा गांधी हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी के पास पहुंची उनसे बात करने के लिए। उस वक्त करीम लाला भी वहाँ पर थे और उस समय ये तस्वीर खींची गई जिसमें हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, करीम लाला और इंदिरा गांधी थी। उसी वक्त करीम लाला और इंदिरा गांधी की बातचीत भी हुई। उस समय करीम लाला ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं मुंबई से हूँ, पठान हूँ और पठान कौम के लिए काम करता हूँ। फिर और तस्वीरें खींची गई, थोड़ी और बातचीत हुई। तो ये तो थी एक मुलाकात करीम लाला की इंदिरा गांधी से। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इंदिरा गांधी का करीम लाला से कनेक्शन था, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं है। 1940 से लेकर 80 तक कुल 40 सालों तक मुंबई पे करीम लाला ने एक तरफा राज किया और कहा जाता है कि उससे बड़ा डॉन हुआ ही नहीं था उन 40 सालों में। लेकिन 80 के बाद कुछ नए गैंग मुंबई में उभरने लगे। उनमें से सबसे बड़े थे दो नाम, शब्बीर कासकर और दाऊद इब्राहिम कासकर। दोनों सगे भाई थे और ये दोनों 80 के बाद ही स्मगलिंग के फील्ड में उतरे। लेकिन उन्हें पता था कि स्मगलिंग को पहले ही 3 लोग पूरी मुंबई में ऑपरेट करते थे, हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला। लेकिन 80 का दशक आते आते वरदराजन अपना पूरा धंधा समेट चुका था और हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में उतर चुका था। लेकिन करीम लाला और उसकी पठानी गैंग अभी भी एक्टिव थी। तो दाऊद को पता था कि अगर उसे मुंबई में पैर जमाना है तो करीम लाला से पंगा लेना पड़ेगा। और दाऊद हमेशा से ही ये चाहता था कि लोग उसके नाम से डरे, उसे पहचाने, उसका नाम हर जगह गूंजे, ठीक करीम लाला की तरह। लेकिन करीम लाला जानता था कि अगर वो दाऊद पर पलटवार करेगा तो भी दाऊद का ही नाम होगा। तो करीम लाला ने कई बार दाऊद को धमकाने की और पिटवाने की धमकी दी, बल्कि एक बार तो उसे खुलेआम पीटा भी। लेकिन 81 से 85 के बीच में इन दोनों गैंग में बहुत झगड़ा हुआ और कई लोग मारे भी गए। इसी के बीच दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकर की करीम लाला की गैंग ने हत्या कर दी। इस मर्डर से दाऊद बौखला गया और शब्बीर की मौत कासकर गैंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी था। इसलिए अब दाऊद करीम लाला से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान
दोनों गैंग की तरफ से खूब खून खराबा हुआ। 1981 में दाऊद के भाई का खून हुआ था, लेकिन ठीक इसके 5 साल बाद ही 1986 में दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के भाई रहीम खान का मर्डर कर दिया। इसके बाद लगा कि करीम लाला अब दाऊद इब्राहिम को छोड़ेगा नहीं, लेकिन करीम लाला ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और उसकी गैंग में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। दूसरी बात कि जो उसूल थे अंडरवर्ल्ड के, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन के समय के किसी की भी परिवार को गैंग वॉर में शामिल नहीं करेंगे, वो भी टूट चुका था। दाऊद इब्राहिम ने कभी भी उन उसूलों का पालन नहीं किया और कभी कभी पठानी गैंग के मेंबर्स के परिवारों पर भी हमला करवाया। तो इन्हीं सब कारणों के कारण पठानी गैंग धीरे धीरे कमजोर हो गई और करीम लाला भी बूढ़ा होने लगा। 1985 में उसकी उम्र 70 पार कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे करीम लाला ने भी अपना धंधा समेट लिया। उसे लगा कि अब बहुत खून खराबा हो चुका है, अब इसे यहीं पे रोक देना चाहिए। तो एक तरह से करीम लाला ने दाऊद के लिए रास्ता क्लियर कर दिया था। फिर 1986 के बाद से मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का राज होने लगता है। काम छोड़ने के बाद करीम लाला एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा और फिर 19 फरवरी 2002 को करीम लाला की मौत हो गई। करीम लाला की मौत के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई बड़ा नाम नहीं बचा था और इसी दौरान दाऊद भी काफी ताकतवर बन चुका था। खैर, आपको दाऊद के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वो कौन था, वो कहां से आया था और उसने क्या क्या किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर याद से कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।